नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से जारी नोट में कहा गया कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए छठ पूजा एक अहम पर्व है। दिल्ली सरकार ने उनकी आस्था को देखते हुए छठ पूजा के कारण 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में बीते कई सालों से छठ पर अवकाश दिया जाता रहा है, और जिसमें खास बात यह है कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ दिनों पहले नई गाइडलाइन भी जारी की थी। विपक्षी दलों ने उसका काफी विरोध भी किया था, लोगों में भी नाराजगी देखी गई थी। लेकिन अब छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत 10 नवंबर को पूजा के दिन दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिए हैं, और दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार ने यह ऐलान किया है और 10 तारीख को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, किस तरीके से अब जनता इसको ले रही है, और सबसे अहम बात कि विपक्ष अब इसको किस तरीके से देख रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर विपक्ष जो था वो हमलावर था और आम आदमी पार्टी को यानी कि दिल्ली सरकार को भरपूर घेरने की कोशिश की जाती थी छठ पूजा को लेकर, क्योंकि छठ घाटों को कहीं न कहीं बंद कर दिया गया था और डीडीएमए की तरफ से भी कहीं न कहीं गाइडलाइन जारी की गई थी कि छठ घाटों को बंद किया जाए और कहीं न कहीं वायरस फैलने का खतरा था। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाया था। मगर विपक्ष ने जिस तरीके से भूमिका निभाई थी और कहीं न कहीं भाजपा की बात करें, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने रथ यात्रा निकाली, दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी भरपूर कोशिश की आम आदमी पार्टी को घेरने की, तो कहीं न कहीं जो दिल्ली सरकार के जो कहीं न कहीं विधायक थे या फिर नेता थे, उन्होंने कहीं न कहीं बार-बार एलजी से गुहार लगाई गई कि एलजी उनको परमिशन दे, क्योंकि जो जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनको कहीं न कहीं छठ पूजा मनाने की अनुमति दी जाए। मगर जिस तरीके से छठ घाट को खोलने की अनुमति दी गई, दिल्ली सरकार ने भी कहीं न कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं अनुमति दे दी गई है। मगर बड़े सार्वजनिक कह सकते हैं स्थलों पर कह सकते हैं पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई है और छोटे घाटों को ज़रूर इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है और यहाँ तक कि नियमों का पालन भी करने के लिए कहा गया है। मगर जिस तरीके से अब सार्वजनिक अवकाश की बात की जाए, तो सार्वजनिक अवकाश ज़रूर कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए सख्त पालन भी किए करने के लिए कि कहा गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इसका सार्वजनिक इस्तेमाल नहीं करता है या फिर कहीं लोगों के जनता को कहीं न कहीं छुट्टी नहीं देता है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ सकती है और उसके लिए कड़े कदम भी उठाए गए हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से छठ घाटों को परमिशन दे दी गई है, मगर बड़े ज ज ज यमुना की बात करें, वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। मगर और छोटे घाटों पर ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रखकर पूजा करने की यानी छठ की जो अनुमति है वो ज़रूर दे दी गई है। मगर लगातार कहीं न कहीं नियमों का पालन करने के लिए भी दिल्ली सरकार बोलती नज़र आ रही है और लगातार कहीं न कहीं इसकी आवाज़ भी उठती नज़र आ रही है। मगर देखना होगा कि भाजपा के द्वारा या फिर कांग्रेस के द्वारा जो आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा था और कहीं न कहीं छठ घाटों को खोलने की अनुमति माँगी जा रही थी, अनुमति ज़रूर मिल चुकी है। अब देखना होगा कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से नियमों का पालन किया जाता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो सोचिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। जी। हम्म। राजीव, डीडीएमए ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। उस गाइडलाइन के बारे में भी बताएं, और क्या अब जिस तरीके से विपक्ष ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्या उसके बाद उस गाइडलाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे डीडीएमए की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वो वायरस को मद्देनज़र रखते हुए की हुई थी, यानी कि कोरोना काल की जो स्थिति थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ही पानी के अंदर जाने से मना किया गया था, क्योंकि पानी के अंदर सबसे ज़्यादा वायरस जो है वो फैलता है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए डीडीएमए की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी और छठ घाटों को बंद करने के लिए कहा गया था। मगर जिस तरीके से विपक्ष ने हमलावर रहा और लगातार मनोज तिवारी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कहीं न कहीं आवाज़ ज़रूर उठती नज़र आई और पूर्वांचल के लोग भी यही चाहते थे कि उनको छठ घाटों पे जाने की अनुमति दी जाए, ताकि जो उनकी जो साल में एक बार पूजा आती है, उसको वो कर सकें। मगर दिल्ली सरकार ने एलजी के पास फाइल पहुँचाई और एलजी ने जिस तरीके से मोहर लगाई और उसके बाद में कहीं न कहीं कह सकते हैं छठ घाटों को खोलने की अनुमति दी गई है। मगर डीडीएमए की तरफ से अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए छठ घाटों पर अनुमति बोला गया है और खास तौर पर ये चीज़ बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ही छठ पूजा मनाई जाए और जितने लोगों की परमिशन दी गई है, यानी कि एक छोटा छठ घाट है, तो जो वहाँ पर 50 लोगों की अनुमति दी गई
गई है तो बड़ा है तो 100 लोगों की अनुमति दी गई है, मगर वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर ही छठ पूजा मनाई जा सकती है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में छठ पूजा नहीं मनाई जाती है तो कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और कहीं शायद दिल्ली सरकार के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा छठ घाटों को बंद करने की अनुमति भी दी जा चुकी है। मगर जिस तरीके से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है तो कहीं न कहीं जनता भी नियमों का पालन करने के लिए पहले आवाज उठा रही थी, यहाँ तक कि भाजपा की तरफ से भी आवाज उठाई गई थी, कांग्रेस की तरफ से भी आवाज आवाज उठाई गई थी। कोरोना काल के अंदर जो नियमों का पालन है उसके द्वारा ही छठ घाटों पर अनुमति दी जाए। मगर जिस तरीके से अब अनुमति दी गई है तो कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए ही अनुमति दी गई है। मगर देखना होगा अब जनता किस तरीके से पालन करती है, क्योंकि 10 नवंबर भी अब ज्यादा समय नहीं रह चुका है और कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद ही जिस तरीके से 10 तारीख आएगी और 10 नवंबर आएगी तो उसके बाद में जब छठ घाटों को में अनुमति दी गई है तो जनता भी बिल्कुल पहुंचेगी, मगर बड़ी संख्या के अंदर अनुमति नहीं दी गई है। ये खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और जनता को भी यही चीज समझाई जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बिल्कुल बना के रखें और बड़े छठ घाटों पर यमुना की बात करें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, छोटे छठ घाटों पर जरूर अनुमति दी गई है। जी। राजीव, दिल्ली में फिलहाल कितने छठ घाट बनाए गए हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा घाट होंगे उसी के मद्देनज़र ये देखा जाएगा कि प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर तमाम जिम्मेदारी अपनी संभालता है। क्योंकि अगर छठ घाटों पर भीड़ होती है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आना पड़ेगा और तमाम लोगों से अपील करनी पड़ेगी। क्या इस तरह की कोई स्थिति देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बड़े छठ घाटों की तो यानी कि यमुना की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बना दी गई है। वहाँ पर किसी को आने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जवान भी मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर जनता को नहीं आने दिया जाए। जो छोटे छठ घाट है यानी कि जो छोटे-छोटे छठ घाट बनाए गए हैं हर इलाके के अंदर एमसीडी के द्वारा भी बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं नियमों का द्वारा पालन करने के लिए कहा गया है। वो भी नियमों के दायरे के अंदर ही करवाया जाएगा। छठ पूजा की आस्था जो है वो जो लोगों की जो आस्था है वो बरकरार रहे, मगर कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन ना हो और इसीलिए कहीं न कहीं हर तरीके से हर इलाके के अंदर नियमों का पालन करने के लिए छोटे छठ घाट बनाए गए हैं। चाहे वो टेम्परेरी छठ घाट हो या फिर कहीं बड़े से काट कर छोटे बनाए गए हों, लगातार कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर की जा रही है। अब देखना होगा कि एमसीडी और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और कह सकते हैं कह सकते हैं सिविल डिफेंस किस तरीके से नियमों का पालन करवाते हैं और जनता किस तरीके से नियमों का पालन करती है, ये खास तौर पर देखना होगा। अगर वायरस फैलता है तो कहीं न कहीं नियमों की अनदेखी की वजह से फैलेगा, मगर जनता को पालन कराने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और लगातार अभी भी कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं, जो बड़े यमुना की बात करें या फिर और बड़े जो घाट है, उन पर ज़रूर अभी तक पहरा लगा दिया गया है कि वहाँ पर जनता को नहीं आने दिया जा रहा है और इसीलिए छोटे छठ घाटों को बिल्कुल बनाने की अनुमति दी गई है और लगातार उसके अंदर को एमसीडी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। तीनों ही निगम जो है वो लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं और नियमों का पालन के साथ-साथ कह सकते हैं जो कैसे मोबाइल वैन है यानी कि जो इलाज की प्रक्रिया है वो भी अपनाई जाएगी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न आ सके और टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी कराई जा सके और छोटे छठ घाटों पर कहीं न कहीं बैरिकेडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों को कहीं न कहीं किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए और जो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा है, जो खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के लिए नियमों का पालन कराने के लिए लगातार अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। जी। हम्म। राजीव, देखिए कल से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, कल पहला दिन छठ का होगा। उसको लेकर किस तरीके से तमाम तैयारियां तमाम घाटों पर की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कल से जब छठ घाटों की जब कह सकते हैं अनुमति दी गई और जनता पहुँचना स्टार्ट करेगी, तो कहीं न कहीं नियमों के दायरे के अंदर ही कह सकते हैं अधिकारी भी मौजूद है और नियमों के दायरे के अंदर ही के सब जनता को पूजा-पाठ करने की अनुमति दी जाएगी, चाहे वो छठ की पूजा हो या फिर किसी भी तरीके की। मगर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है और जहाँ पर भीड़ भी कंट्रोल करने के लिए लगातार कहीं न कहीं अधिकारी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और लगातार निगम की बात करें तो निगम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हर तरीके से ये गौर किया जाएगा कि किसी को भी भीड़ इकट्ठी ना करने दिया जाए और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी बड़े अधिकारी जो हैं वो इस पे वॉच रखेंगे, निगाहें रखेंगे ताकि किसी भी छठ घाट पर चाहे छोटे छठ घाट हो चाहे बड़े छठ घाट हो, वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो सके क्योंकि वायरस जो है वो लगातार पानी के द्वारा ही सबसे ज्यादा फैलने के खतरा है। मगर इसीलिए डीडीएमए की तरफ से भी जो नई गाइडलाइन बनाई गई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खास तौर पर यही चीज गौर करने की कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों को पूजा पाठ करने के लिए भी अनुमति दी गई है। तो देखना होगा कल से किस तरीके की नियमों का पालन किया जाता है, जनता कितने इस तरीके से नियमों का पालन करती है और जो कांग्रेस की तरफ से और ये भाजपा की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही थी वो किस तरीके से जनता से अपील करते हैं कि वो नियमों का पालन कराने के लिए जनता से अपील करते हैं या फिर उल्लंघन करने के लिए बोला जाएगा। मगर देखना होगा कल से किस तरीके की पूजा पाठ की शुरुआत होगी। जी। हम्म।
ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दिवाली खत्म होने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक दूसरे पर राजनीतिक बम फोड़ना शुरू कर दिया है। शनिवार को बीजेपी नेता मोहित भारतीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मलिक झूठे दावे कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय ने दावा किया कि फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले का मास्टरमाइंड एनसीपी नेता सुनील पाटिल है। उन्होंने कहा कि पाटिल ने ही सैम डिसूजा को किरण गोसावी का नंबर देकर गोसावी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ कोऑर्डिनेट करने को कहा था। गोसावी आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी का अहम गवाह है। हाल ही में पुणे पुलिस ने उसे चीटिंग के एक अन्य मामले में अरेस्ट किया है। मोहित भारतीय ने दावा किया कि एनसीपी नेता सुनील पाटिल के महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश के साथ करीबी दोस्ती है और काफी गहरे संबंध भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाटिल की सिर्फ देशमुख ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं के साथ भी गहरी पैठ है। भारतीय के मुताबिक पाटिल महाराष्ट्र में आला अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का रैकेट भी चलाता है। तो दिवाली खत्म होने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से लगातार बम फोड़े जा रहे हैं। इससे पहले नवाब मलिक ने ये बड़ा बम फोड़ा था और समीर वानखेड़े पर एक और आरोप लगाया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी की ओर से मोहित भारतीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर नवाब मलिक पर जमकर हमला बोला है और इसी के साथ नवाब मलिक पर उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक पर ही नहीं, एनसीपी के कई अन्य नेता जो हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसी में एक आरोप आर्यन खान के ड्रग्स के मामले में मास्टरमाइंड का आरोप एनसीपी नेता सुनील पाटिल पर लगा है। इस तरीके के आरोप मोहित भारतीय ने लगाए हैं बीजेपी की ओर से और ये तमाम आरोप एनसीपी पर लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पाटिल ने ही सैम डिसूजा को किरण गोसावी का नंबर दिया था और नंबर देकर गोसावी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ कोऑर्डिनेट करने को कहा था। गोसावी आर्यन खान केस में एनसीबी का अहम गवाह है। किरण गोसावी जो लगातार फरार चल रहा था और अब फिलहाल उसको पुणे पुलिस ने चीटिंग के अन्य मामले में गिरफ्तार किया है और उसी का सीधे तौर पर आरोप उसी के साथ मिलीभगत का बीजेपी की ओर से एनसीपी नेता पर लगाया गया है। मोहित भारतीय ने यह भी दावा किया है कि एनसीपी नेता सुनील पाटिल के महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे से काफी गहरे संबंध भी हैं। तो इसी खबर पर जानकारी संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फोन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात महाराष्ट्र की कर रहे थे, जहां पर एक बार फिर से नवाब मलिक और बीजेपी की तनातनी बीच में बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी की ओर से भी एक बार फिर से नवाब मलिक और एनसीपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से मोहित भारतीय बीजेपी की ओर से आरोप एनसीपी नेता सुनील पाटिल पर लगा रहे हैं, आरोपों के बारे में कितनी सच्चाई और क्या कुछ आरोप है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल मुस्कान दी, देखिए जिस तरह से नवाब मलिक ने एक के बाद एक आरोप एनसीपी और बीजेपी के ऊपर लगाया था, उसके जवाब में अब मोहित भारती ने भी आरोपों की लड़ी शुरू कर दी है। मोहित भारती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर नवाब मलिक को घेरा और बताया कि इस पूरे मामले में नवाब मलिक के ही नजदीकी और एनसीपी के नेता सुनील पाटिल का पूरा हाथ है। सुनील पाटिल ने ही सैम डिसूजा को किरण गोसावी का नंबर देकर एनसीबी से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा था और यही सुनील पाटिल है जो लगातार मुंबई में बड़े अधिकारियों और मुंबई पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों को तबादले को लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसकी जिम्मेदारियां निभाता है। तो ऐसे में यह वह शख्स है जो ड्रग्स मामले में मुख्य आरोपी है। जी
ये जो आरोप लगाए गए हैं सत्यप्रकाश, इन आरोपों में कितनी सच्चाई मानी जाए? क्योंकि हालांकि किरण गोसावी भी पुणे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है उसे, और वो भी अभी गिरफ्त में है। तो जो आरोप लगाए हैं, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कितनी सच्चाई इन आरोपों में मानी जाए? क्योंकि जो आरोप लगातार लग रहे हैं, जांच जो है वो कहीं ना कहीं इसमें भटकती जा रही है। जी मुस्कान, देखिए सैम डिसूजा की गिरफ्तारी के बाद या फिर जिस तरह से मोबाइल पे फोन करने की बात कही गई है उससे यह साफ हो पाएगा। लेकिन दूसरी अहम बात है कि मुंबई पुलिस के पास एक सीसीटीवी बरामद हुआ है जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर और किरण गोसावी जो है आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या कुछ बात हुई है इसकी भी जानकारी मुंबई पुलिस के हाथ लग चुकी है। ऐसे में इसकी जांच होगी तब यह पता लग पाएगा कि आखिर मोहित भारती ने जो आरोप लगाया है उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन एक बात तो तय है, नवाब मलिक ने जिस तरह से कहा था कि मोहित भारती के आरोप के बाद वह आज यानी कि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बातों का खुलासा करेंगे जिसमें बीजेपी के सहित तमाम लोग शामिल हैं। हम्म तमाम जो आरोप आज नवाब मलिक लगाने वाले हैं, नवाब मलिक ने कहा है कि वो आज पूरे तरीके से इसका खुलासा करेंगे और एक बार फिर से एक नया बम फोड़ेंगे और करारा जवाब जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर देंगे। क्या कुछ वो जवाब हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के कह सकते हैं कि पीछे पड़े हुए हैं। उन पर उनके चाहे फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो या फिर उनकी शादी की बात हो, तमाम चीजें जो हैं वो नवाब मलिक निकाल कर लेकर आए हैं। तो आज क्या लगता है किस तरीके की जो जवाब है वो दे सकते हैं नवाब मलिक? बिल्कुल, देखिए जवाबों का बम फोड़ने की आगाज जो है बीजेपी ने ही किया था। अब लेकिन शुरुआत भी बीजेपी ने कर दिया है। लेकिन इसका अंजाम जो है नवाब मलिक देने की बात कर रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा कि होटल द ललित में जिस तरह से लगातार 15-15 करोड़ की ड्रग्स वाली पार्टी होती थी, उस ड्रग्स पार्टी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होते थे। ऐसे में उस ड्रग्स पार्टी के कई जो है ड्रग्स पेडलर या ड्रग्स के जो नुमाइंदे हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर उनके संबंध किससे थे, इस तरह की बातें का खुलासा जो है आज करने वाले। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन आज शायद वह नाम लेकर बताएंगे कि कौन कौन लोग उस पार्टी में शामिल होते थे और किनके पैसे लगते थे। हम्म ये आज नवाब मलिक बता सकते हैं। इसी के साथ एनसीबी की कार्रवाई भी इस मामले में कहां तक पहुंची? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से समीर वानखेड़े से 6 के करीब केस वापस ले लिए गए हैं और दिल्ली से आई जो टीम है वो इसमें अब जांच कर रही है। किस तरीके की जांच फिलहाल हो रही है आर्यन खान केस में और कहां तक ये जांच पहुंची? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए दिल्ली की 6 टीमें जो है एनसीबी दफ्तर मुंबई पहुंच चुकी है। आज से जांच की शुरुआत की जाएगी जिसमें बताया गया है कि आर्यन खान सहित 5 और मामले हैं जिसकी जांच जो है नई आई हुई टीम करेगी, जिसमें कोऑर्डिनेशन के तौर पर कभी कभी समीर वानखेड़े से भी राय ली जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह ने बताया कि उनके पास जो दस्तावेज समीर वानखेड़े की टीम ने दी है, उस दस्तावेज के आधार पर जरूरत पड़ी तो समीर वानखेड़े को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल उनको जो है इस जांच से दूर रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के अलावा जो है अरमान कोहली मामले की जांच, जोगेश्वरी एमडी ड्रग्स मामले की जांच, मुमरा ड्रग्स मामले की जांच, उसके बाद नवाब मलिक के जो दामाद है उनसे जुड़े हुए ड्रग्स मामले की जांच सहित तमाम जो 5 मामले उसकी जांच जो है एनसीबी की नई टीम करेगी। इसमें यह मालूम जानकारी यह भी मिली है कि एनसीबी की एसआईटी टीम के अलावा मुंबई की एसआईटी टीम भी जांच करने वाली है। यह माना जा रहा है कि मुंबई की एसआईटी टीम के हाथ जो है कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं। ऐसे में नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समीर वानखेड़े की पोल खोलने का असली काम कौन करता है, मुंबई पुलिस या एनसीबी की एसआईटी टीम। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी निश्चित हुई है। आज ये बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ साथ सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कई राज्य वैट कम कर चुके हैं और इसका दबाव अब चन्नी सरकार पर भी पड़ने लगा है। और चुनावी माहौल में सरकार के लिए ये दबाव सहना भी मुश्किल है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और उसी की वजह से अब ये दबाव बनता जा रहा है पंजाब की कांग्रेस सरकार पर कि वो भी पेट्रोल डीजल पर वैट को अब कम करे।
इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों में वैट कम कर होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हो गई है। पंजाब में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक कीमत पर पेट्रोल और डीजल मिलने के लिए ज्यादातर लोग पड़ोसी राज्यों से ही पेट्रोल और डीजल अब खरीदने लगे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप मालिक भी लगातार परेशान है, क्योंकि उनका भी कारोबार ठप पड़ता जा रहा है। तो पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, देखना होगा कि इस बैठक में किस तरीके के निर्णय लिया जाते हैं, किन अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और इसी के साथ पेट्रोल और डीजल पर वैट आज कम होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज मंत्रिमंडल की बैठक और इससे पहले भी एक स्पेशल सत्र बुलाने के लिए कहा गया था। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में देखना होगा कि किन और अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि लगातार कई केंद्र सरकार के बाद कई ऐसे राज्य हैं, पंजाब के पड़ोसी राज्य भी हैं, जिन्होंने पूरे तरीके से वैट को कम किया है और अपने अपने स्तर पर वैट में कमी की है। पेट्रोल, डीजल और ईंधन पे जो टैक्स लगाती है राज्य सरकार, उसमें कमी की है। लेकिन अब देखना होगा कि उस कमी के बाद जो दबाव कांग्रेस की सरकार पर बन रहा है, पंजाब की कांग्रेस सरकार पर बन रहा है, वो कितना वैट कम करते हैं, कितने प्रतिशत कम करते हैं, ये तमाम चीज़ें देखना अहम होगा, क्योंकि खुद बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 12 रुपए से ज्यादा की एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, वैट कम किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, किस तरीके के अहम निर्णय आज लिए जा सकते हैं और किन फैसलों पर मुहर? देखिए, सबसे अहम ये हम कहेंगे जो मेन मुद्दा है जिसका पूरा पंजाब इंतजार कर रहा है वो पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर है। खुद बकायदा पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल ने लुधियाना एक स्टेटमेंट दी थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों को काटना सरकार चाहती है और इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी, उसमें डिस्कशंस की जाएंगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा आखिर कितना घटाना है, जिसके बाद ये पूरा डिसीजन हमें सामने आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आज जो सबसे अहम मुद्दा पूरी मंत्रिमंडल की बैठक में रहने वाला है वो लगातार 3-4 दिन से चल रहा है, वो है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि लगातार विरोधी भी उनको इस पे ही घेरे हैं। चाहे मैं अकाली दल की बात करूं, जो शिरोमणि अकाली दल कल मुख्यमंत्री चन्नी के सरकारी घर का घेराव किया गया था। और देख सकते हैं लगातार विरोधी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं एक डिले देखने को मिल रहा है। यही हम बात करें सरकार, अगर हम कहेंगे बीजेपी सरकार के द्वारा जो केंद्र स्टेट पे, हम कहेंगे सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स घटाए गए, उसके बाद स्टेट्स ने अपने अपने लेवल्स पे पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने शुरू कर दिए। मैं हरियाणा का एग्जांपल ले सकता हूं, मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल ले सकता हूं, जिन्होंने अपने यहाँ पे पेट्रोल ऑलरेडी घटा दिया है, जिसका सीधा असर पंजाब पे पड़ रहा है। पंजाब पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितना पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट घटाया जाएगा, क्योंकि अगर एक बहुत माइनर चेंजेस देखने मिले बाकी सभी स्टेट्स के कंपैरिजन, क्योंकि आमतौर पे हम कंसिडर कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम मिनिमम भी अगर हम कहीं कंसिडर करते हैं तो 12 रुपए से 18 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अब यही प्रेशर अब सरकार के ऊपर है, पंजाब सरकार के, वो कितना ऊपर हम कह सकते हैं कि कितना वेरिएशन लाते हैं। पर अभी तक जितनी जानकारी मिली है, पॉजिटिव मिली है कि सरकार ऑलरेडी हिंट दे चुकी है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितना पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है कि आखिर कितने पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे। इसी के साथ अमित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज और किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कई अहम मुद्दे गिनवाए थे जिस पर अभी सरकार को, पंजाब की कांग्रेस सरकार को काम करने की जरूरत है, चाहे फिर वो बेअदबी हो, रेत माफिया का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे, नशे का मुद्दा। इसमें से क्या किसी अहम मुद्दे पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है? देखिए, एजी को लेकर अभी हम कह सकते हैं कि आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब नए एजी को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि किनको बनाना है। वही अगर हम बताएं कि कल पंजाब विधानसभा का सत्र भी है, तो उसको लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पर जो चीज हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, जो मुद्दा बार बार उठ रहा है, वो लगातार लोगों के लिए, कॉमन जनता के लिए अभी तो पेट्रोल और डीजल का है। वहीं दूसरी तरफ कई नए मुद्दे पर कई वादे किए गए, जैसे हम बात करें ड्रग माफियाज को लेकर बात कर लेते हैं, केबल माफियाज को लेकर बात कर लेते हैं, और अलग अलग मुद्दे जो पंजाब के ही मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें, उन लगातार मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। पर वही एक और मुद्दा जो शायद बार आज उठ सकता है, वो यही है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स, उनको लेकर भी शायद आज मीटिंग में सवाल उठाए जा सकते हैं। उनको लेकर के आगे क्या डिसीजन लेना है, किन किन कंपनियों के ऊपर बातचीत करनी है, किन किन एग्रीमेंट्स रद्द करने, उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है।
जी। ठीक है अमित, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर लगातार आज कैबिनेट की जो बैठक है और लगातार जो विपक्ष और तमाम जनता मांग कर रही है, उस पर आज फैसला हो सकता है पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज पेट्रोल डीजल की ही बात करें, क्योंकि पड़ोसी राज्यों ने उत्तर प्रदेश का ही अगर एग्जाम्पल हम लें तो उत्तर प्रदेश में 12 रुपए है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। हरियाणा में 7 रुपए के करीब एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो सरकार है पंजाब में कितनी एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है अपने दोनों पड़ोसी राज्यों को देखते हुए और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पंजाब सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है। अगर हम बात करें, हम हरियाणा की बात करते हैं, हम यूटी चंडीगढ़ की बात करते हैं, इन सभी स्टेट्स की हम बात करते हैं जिनका बॉर्डर पंजाब से लगा हुआ है और इसका सीधा असर पंजाब के खुद पेट्रोल पंप्स पे पड़ता है। एसोसिएशन की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि सबसे ज्यादा अगर कहीं वैट हाईएस्ट है तो पंजाब में है। कंपैरेटिवली नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि उसे कम करके बराबर कर दिया जाए। तो अब इस चीज को लेके लगातार डिमांड चल रही थी और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से बकायदा कॉल दी गई थी कि 9 तारीख से पंजाब में पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलेंगे, वो 21 तारीख तक। तो ये कॉल इसलिए दी गई थी कि वो बोल रहे हैं कि हमें इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें ज्यादा वैट देना पड़ रहा है। इस चीज को लेके उन्होंने विरोध किया था और अब सीधी तरफ से सरकार को एक अंदेशा दिया था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो इसके बाद हम ये कदम उठाने में मजबूर हो जाएंगे। तो इस चीज को, इस एक फैक्टर को भी पंजाब सरकार को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक स्टेट में पेट्रोल पंप सिर्फ कुछ चुनिंदा घंटों के लिए, जैसे सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे, तो आम जनता को बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पंजाब सरकार इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करे। हाँ, प्रेशर है, आम जनता उम्मीद भी लगाई बैठी है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी और उसको दाम कैसे कम करेगी कि अपने लेवल पे अपना वैट घटाएगी। देखिए, पंजाब में हाईएस्ट वैट है, अगर हम कहें कि 31 पॉइंट सम परसेंट पंजाब वैट चार्ज करता है पेट्रोल पंप पे, तो इस हिसाब से आप लगाएंगे कि सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली नॉर्थ में पंजाब चार्ज करता है। तो ऐसे में ये देखना होगा पंजाब सरकार इसमें कितनी रियायत देती है, क्योंकि पंजाब सरकार अगर प्रॉपर रियायत दे पाती है, देखिए अगर सिर्फ बराबर लेवल पे भी ले आती है, अगर हम बात करें सिर्फ हरियाणा के बराबर लेवल पे भी पेट्रोल्स के रेट आ जाते हैं, तो पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल, इन दोनों किसी एक के भी इक्वल लेवल पे पेट्रोल्स के प्राइस ले आ जाते हैं, तो पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसको लोग, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जी। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर हम बात करें आगामी विधानसभा चुनावों की अमित, तो देखिए आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। अब तो बहुत कम समय रह गया है और अब कांग्रेस को ये भी चाहिए कि अब तमाम जनता के बीच में जाए और तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस के उनको गिनवाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई भी पहल नहीं की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनके काम ही बोलते हैं और उनके काम जो है उसके मद्देनजर जो जनता है वो उनको आगामी विधानसभा चुनावों में वोट देगी, या फिर ये यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, क्योंकि अभी तक कोई भी कांग्रेस का जो नेता है वो जनता के बीच नहीं गया है अपने चुनावों को, चुनावी मुद्दों को गिनवाने के लिए और अपने किए कामों को गिनवाने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट, तो कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसका एक रीजन है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी चन्नी के जो स्टेप्स उठाए गए उनको लोगों ने सीधे तौर पे अप्रिशिएट किया है। चाहे इसके मैं बात करूं कि लाल डोरे के अंदर जमीन देने का मालिकाना हक की हम बात करें, या फिर हम बात करें कि जो बिजली के कट्स, जो बिजली के रेट्स पे कट 3 रुपए का कट लगाया गया, या फिर 2 किलोवाट तक फ्री बिजली देने की बात करें, तो इन सभी स्टेप्स को ग्राउंड लेवल पे लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और मैं सिर्फ गरीब जनता की नहीं बात कर रही, हम कहेंगे जो लोग गरीब तबके में उनकी बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास सेगमेंट जो हम कहते हैं सबसे मेजर सेगमेंट रहता है, उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और इसका खुद अगर हम कहें पॉजिटिव फीडबैक कांग्रेस को मिल रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। अगर हम बात करें कोरोना में पंजाब सरकार की वर्किंग की बात करें, तो उसके बाद से लगातार पंजाब में कांग्रेस की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी और एक बहुत ही पॉजिटिव, या फिर हम कहें कि एक रिपीटिव सरकार बनाने के रूप में वो नजर आ रहे थे।
जी हाँ, पर कुछ इंटरनल फाइटिंग जब हम कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो लगातार तनातनी चली, उसके कारण कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद अब जब हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसके बाद एक इमेज थोड़ी-सी घटती हुई थी, पर उसको भी अब कांग्रेस मैनेज करती हुई नज़र आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी अब सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो चन्नी के सपोर्ट में हैं, उनके ऊपर निशाना नहीं साध रहे थे। क्योंकि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था पहले कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि इलेक्शंस के नज़दीक जो वादे किए जाते हैं वो लॉलीपॉप की तरह होते हैं। सिर्फ वोटर्स को रिझाने के लिए होते हैं। पर उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को बैक ट्रैक किया था। उन्होंने कहा था कि ये स्टेटमेंट मैंने मुख्यमंत्री के लिए नहीं कही थी। मैंने ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल के लिए कही थी, जो दिल्ली से आके पंजाब के लोगों को अलग-अलग बातें कर रहे हैं। पर सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट एक्चुअली उनके लिए थी, पर खैर वो स्टेटमेंट अब हम कह सकते हैं खत्म उन्होंने अपनी तरफ से एटलीस्ट एंड कर दिया है। वहीं अगर हम कह सकते हैं एपीएस ड्यूल का इस्तीफा हम देख सकते हैं कांग्रेस कहीं न कहीं मीडिएट करने की कोशिश कर रही है, या कांग्रेस हाईकमान पंजाब कांग्रेस में मीडिएट करने की कोशिश कर रही है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो खुश हो जाएँ और चरणजीत चन्नी के सपोर्ट में, या फिर हम कहें कि इलेक्शन साथ मिलके चले। क्योंकि सीधे खुद लगातार बात है कांग्रेस ये अमित कि कहती रही है अगर कि कांग्रेस जो है वो अपने सभी नेताओं को इसी तरीके से खुश करने में ही लगी रही तो कांग्रेस के अंतर्कलह सामने आ जाएगी और ये आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का हश्र क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। यूपी की सियासत में वापसी की तैयारी में जुटी सपा अब पूर्वांचल की सियासत को साधने में जुट गई है। बसपा के अलग हुए 2 विधायकों को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपना समीकरण मजबूत कर रही है और इसी सिलसिले में 7 नवंबर को अखिलेश यादव अंबेडकर नगर में आ रहे हैं, यानी कि आज उनका अंबेडकर नगर का दौरा है। सपा मुखिया मंसूबों को पूरा करने के लिए अंबेडकर नगर के 2 विधायक अभी जुट गए हैं और कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंबेडकर नगर के दौरे पर आ रहे हैं। अखिलेश यादव यहां जनादेश महारैली को भी संबोधित करेंगे और ये महारैली प्रदेश के 2 बड़े नेताओं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर द्वारा आयोजित की गई है और इसी कार्यक्रम लालजी वर्मा और राम अचल राजभर सपा में शामिल होकर अपनी सियासत की नई पारी की शुरुआत भी करेंगे। जानकारों का मानना है कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के सपा में शामिल होने के बाद पूर्वांचल की सियासत में बड़ा बदलाव होगा। विधायक राम अचल राजभर का कहना है कि हम दोनों नेताओं के सपा में शामिल होने के बाद पूर्वांचल की 110 सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी, जिन पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। तो पूर्वांचल को साधने की कोशिश में तमाम नेता जुट गए हैं। सपा जो अब एक मुख्य विपक्ष के रूप में उभर रही है, एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर रही है, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश में लगी हुई है और इसी को लेकर बसपा से अलग हुए 2 विधायकों को अब सपा अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है और इस पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं सपा की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की 110 सीटें सीधे तौर पर सपा को दिलाती है, यानी कि साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो दोनों नेता हैं ये शामिल होते हैं कहीं ना कहीं सपा में तो सीधे तौर पर सपा की 110 सीटें तय मानी जा रही है और सपा कहीं ना कहीं जीत भी सकती है। और अगर नहीं जीते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो पहले ही वर्चस्व खत्म है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी बीजेपी और सपा के बीच कड़े कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि लगातार सपा का कुनबा मजबूत होता जा रहा है और इसी मजबूत कुनबे की वजह से अब पूर्वांचल को साधने की कोशिश भी सपा करने लगी है। पूर्वांचल को साधने के लिए आज खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंबेडकर नगर आ रहे हैं। आज महाजनादेश रैली को वो संबोधित करेंगे, जहां पर जनता को जनादेश देंगे और सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से पूर्वांचल को साधने के लिए अंबेडकर नगर आ रहे हैं अखिलेश यादव, इससे पहले हमने कल ही देखा और उससे पहले भी जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो सपा के गढ़ में जा रहे हैं और अब अखिलेश यादव जो हैं सपा प्रमुख जो हैं वो अंबेडकर नगर आ रहे हैं। किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? मैं एक चीज करना चाहूंगा यहाँ, अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं
सपा का जो स्टार प्रचारक का एक तमगा है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव के कंधे पर लगा हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी का जो एक चकाचौंध है, बाहर के जो लोग हैं यानी जो अन्य पार्टियों के विधायक हैं, वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में अपना जमीन तलाशने की वो प्रयास कर रहे हैं। जबकि अगर वास्तविकता कहीं देखी जाए तो हकीकत ये है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा के एक इलाके से हरमोहन सिंह की कोठी से ये बातें निकला करती थी कि जब भी सरकार बनने वाली हो या मंत्रिमंडल बनने वाला हो तो ये चीजें वहीं से निकलती थी। आज उसी जगह पर, मेन जगह पर यानी केंद्र बिंदु पर भाजपा का सीधे प्रहार रहा। अभी हाल फिलहाल ही हमने देखा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री प्रदेश के, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह सहित कई बड़े नेता, आला अधिकारी नेता भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ उन्होंने मेहरबान सिंह पुरवा में जो कभी अखिलेश यादव वहां पर एक रैलियों को संबोधित किया करते थे, वहां इस बार हमने देखा कि भाजपा का वहां पर एक कुनबा इकट्ठित हुआ और साथ ही साथ स्वतंत्र देव और दिनेश शर्मा के द्वारा उनके प्रपौत्र रोहित का जो गुणगान किया गया, बखान किया गया। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे सीधे तौर पे ये कह दिया कि ये जो हरमोहन सिंह का परिवार है वो अब हमारा है। तो कहीं ना कहीं सीधी जो चोट लगी है, भाजपा ने जो चोट पहुंचाई है सपा को, वो सीधे सीधे उनके गढ़ पे पहुंचाई है। उसका ही जवाब देते हुए अखिलेश यादव आज की डेट में जो पूर्वांचल की तरफ रुख किया है इन्होंने, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दूसरा प्रहार है सपा का भाजपा के ऊपर कि अगर आपने हमारे गढ़ पे हमला बोला है तो मैं भी आपके गढ़ पे हमला बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वास्तविकता कहीं से परे है, क्योंकि देखिए अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं मुस्कान, तो एक यादव परिवारों का ये पार्टी बनाई गई है, इससे कोई दो राय नहीं है। लगभग यादव परिवारों से संगठित होकर के एक पार्टी है। लेकिन अब जब उसी में बिखराव है, अभी तक चाचा भतीजा एक नहीं हो पाए, जबकि अखिलेश जी का ये कहना है कि हम चाचा जी को बुला करके जल्दी सम्मान करेंगे। अगर ये अखिलेश यादव ये जो रैलियां कर रहे हैं, यहाँ पर अगर उनकी सीट के साथ में उनके मंच को साझा करते हुए शिवपाल सिंह यादव होते तो उसका सीधा कहीं ना कहीं एक लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता। लेकिन अभी तक कोई भी ना ही पहल की गई है शिवपाल सिंह यादव के द्वारा, ना ही अखिलेश के द्वारा कि इस पार्टी में इस तरह का कहीं जुड़ाव देखने को मिले। ये मात्र छलावा भी हो सकता है। देखिए एक बात यहाँ पर एक मुस्कान और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने मीडिया से एकदम साफ साफ कह दिया है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि विधान परिषद के सदस्य के माध्यम से अगर मेरी पार्टी बहुमत चाहती है तो मैं उसमें शामिल हो पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल अनुज, देखिए ये तमाम बातें जो आपने बताई है, समीकरण जो है वो काफ़ी अहम है और ये समीकरण कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अभी जो तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं वो एक दूसरे को खुद के जो गढ़ है उसको साधने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश लगातार जारी है। फिर चाहे वो सपा हो या बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे को चोट पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से तमाम समीकरण संवाददाता ने बताए, ये वाकई काफी अहम समीकरण है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ विधायक टूटकर सपा में शामिल हुए हैं, बसपा से कुछ विधायक टूटकर सपा में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से सपा जो है समाजवादी पार्टी वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं उभर रही है। और आज सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली को खुद अखिलेश यादव भी संबोधित करने जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की बात लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और विपक्ष द्वारा की जाती रही है। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर से वापसी के लिए सपा जो है वो पूरी तैयारियां करने में जुट गई है और पूर्वांचल को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है। अनुज मेरे साथ एक बार फिर से मेरे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, तमाम जो आपने समीकरण बताए हैं इनको अगर देखें तो देखिए बीजेपी के कुछ विधायक और नेता जो हैं वो टूटकर कहीं ना कहीं सपा में आए हैं, बसपा के 2 विधायक टूटकर सपा में आए हैं। इसी तौर पर सपा जो है वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब उभरती नजर आ रही है। कांटे की टक्कर आगामी विधानसभा में अगर होगी, आगामी विधानसभा चुनावों में, तो बीजेपी और सपा के बीच में ही होगी। इसी वजह से शायद बीजेपी भी और सपा भी अपने गढ़ को मजबूत नहीं करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बताना भी चाहूंगा, देखिए राजनीति है, राजनीति को कहीं ना कहीं एक शतरंजी बिसात कहा जाता है, यानी शतरंज का खेल होता है। और अगर हम शतरंज की बात करते हैं तो जब सामने वाला व्यक्ति हमारे
प्यादों को मारता है तो कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनका एक होता है कि हम आपके प्यादे को नहीं बल्कि सीधे आपके गढ़ पे हमला करेंगे। और इसी प्रयास के चलते चलते ये स्थितियां इस समय बनी हुई हैं कि अब अगर वो जैसे मैं सपा की बात करता हूं तो सपा ने बसपा के 2 विधायक लालजी वर्मा और राजभर जी को तोड़ करके अपने खेमे में शामिल किया। वहीं अभी हाल फिलहाल में भी 6 विधायकों को तोड़ करके अपने खेमे में शामिल किया। भाजपा के भी कुछ विधायक सपा के अंदर चले गए। तो ये जो सपा की चकाचौंध है, इस सपा की चकाचौंध, चूंकि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि 2022 के चुनाव में अगर प्रखर विरोधी भाजपा का कोई है, कोई एकदम सीधे विपक्षी खड़ा हो रहा है तो वो सपा ही है। क्योंकि सपा प्रादेशिक पार्टी है और मुलायम सिंह यादव के द्वारा तैयार की गई ये पार्टी है और वर्तमान में अखिलेश यादव के कंधे पर इस चीज की जिम्मेदारी है कि वो स्टार प्रचारक भी हैं। लेकिन अगर हम अहम बिंदुओं पर चर्चा करें, अगर हम मेन बात करें, देखिए किसी भी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो उस पार्टी का मार्गदर्शन होता है, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि संघ की पार्टी है, संघ से जो आदेशित होते हैं, संघ से जो भी आदेश आते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी उसको मानना पड़ता है, बीजेपी उसके लिए बाध्य हो जाती है। इसी तरह सपा की अगर हम बात करते हैं तो सपा के समय पे जब तैयार हुई थी सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी जब तैयार हुई थी तो हरमोहन सिंह यादव, चौधरी हरमोहन सिंह यादव जो थे वो एक स्तंभ की तरह पर सपा पार्टी के लिए खड़े थे। क्योंकि उस समय नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव उस पार्टी को खड़ा कर रहे थे, तैयार कर रहे थे और हरमोहन आप सिंह बने उसके रहिए हमारे साथ, जानकारी में आपसे एक बार फिर से लेते रहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात उत्तर प्रदेश की ही कर रहे हैं, जहां पर सपा और बीजेपी दोनों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांटे की टक्कर हो सकती है। और पूर्वांचल को साधने के लिए आज सपा प्रमुख जो हैं वो अंबेडकर नगर में जा रहे हैं। संवाददाता मेरे साथ अनुज तिवारी मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से तमाम स्थितियां बन रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगामी विधानसभा चुनावों में आप किस तरीके की स्थितियां देखते हैं, क्योंकि अभी ये जो स्थितियां हैं, ये जाहिर सी बात है कि सपा जो है वो प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बसपा कहीं ना कहीं गठबंधन की राह अपनाएंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की तो आपको याद होगा मुस्कान की 2017 को जो चुनाव हुआ था, जब सपा के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर चाचा और भतीजे के बीच में एक रार पड़ गई थी, एक दरार पड़ गई थी, एक दीवार खड़ी हो गई थी कि चाचा से ने भतीजे से अलग होकर के एक पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बसपा। तो अगर 2017 की बात करते हैं तो 2017 में शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस से गठबंधन करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। उसी समय पर अखिलेश यादव ने जब इस चीज को महसूस किया, या समाजवादी पार्टी ने इस चीज को महसूस किया, तो समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस से गठबंधन बना दिया। और कहीं ना कहीं जो कद बढ़ रहा था शिवपाल सिंह यादव का 2017 में, क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ता। तो सीधे सीधे चाचा का एक स्थान था, भतीजे के द्वारा फिर उसको खत्म कर दिया गया। और आज भी अगर हम बात करते हैं सपा की, तो सपा यही कह रही है कि हम चाचा को बुला रहे हैं, लेकिन ये बात अभी तक कहीं भी जमीनी धरातल पर नहीं दिख रही। ना ही शिवपाल सिंह यादव का कुछ इस तरह का बयान दर्ज हुआ है कि हम बात करना चाहते हैं, ना ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कल मिलना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीजें नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने 2 रैलियां करी उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी वाराणसी के अंदर एक रैली करी थी, उसके बाद प्रयागराज में एक रैली करी थी, और एक अच्छी खासी भीड़ देखी गई उस रैली के अंदर। साथ ही साथ प्रियंका गांधी का जो एक महिलाओं को नारा दिया गया है कि नारी हूं तो लड़ सकती हूँ, ये जो नारा है ये महिलाओं के लिए, तो जो उत्तर प्रदेश की महिला वर्ग है कहीं ना कहीं इसको ये मान सकते हैं कि ये इसको आकर्षित कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों में अगर समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान है तो महिलाओं में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान, क्योंकि जो रैलियों में हमने देखा, रैलियों में कांग्रेस ने एक अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। तो इससे कोई कहने से दो राय नहीं होगा, ना गुरेज होगा कि वर्तमान में 2022 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस भी अपनी कहीं ना कहीं एक अलग नई पहचान उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आएगी। अब बात करते हैं बसपा की, तो देखिए बसपा एक ऐसी पार्टी इस समय वर्तमान की स्थिति में हो गई है कि जिसका लीडर ही, आप समझिएगा, किसी चीज का लीडर ही नहीं सामने फ्रंट होकर के लड़ेगा,
तो उस सेना का क्या अंत होगा या उस सेना का क्या परिणाम बिल्कुल होगा अनुज, और जब लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा का अगर यही तेवर रहे तो कहीं ना कहीं जमानत भी नहीं बचा पाएगी बसपा के तमाम जो उनके उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे। अभी तमाम विपक्षी पार्टियों को सपा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बसपा दोनों को ही ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने जो तेवर हैं वो तीखे करें और खुद भी विपक्ष के रूप में उभरें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तमाम जो समीकरण है वो सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर देखने को मिले। दरअसल वो अपने गृह ग्राम जैत में थे। वहां ग्रामीणों ने पानी को लेकर शिकायत की तो सीएम पीएचई अधिकारियों पर बिफर गए। शनिवार को मुख्यमंत्री के जैत दौरे के दौरान उनके गांव और आसपास के गांव के लोगों ने पानी नहीं आने को लेकर ढेर सारे आवेदन थमा दिए और ये देखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान नाराज भी हो गए। उन्होंने 15 दिन का समय देकर सब कुछ सही करने की चेतावनी दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे ही क्षेत्र में सब जगह पानी नहीं आ रहा है, एक एक आवेदन मैं कहां तक देखूंगा, ये मेरा काम है क्या? एक साथ आवेदन दे रहा हूं और 15 दिन बाद मैं पूछूंगा, अगर एक जगह से भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टंकी बनानी होगी तो टाइम लगेगा, नर्मदा का पानी लाने में इतना पैसा सरकार ने इन्वेस्ट किया है, आधे गांव में पानी आधे में पानी नहीं, फिर इसका क्या मतलब हुआ? 15 दिन बाद कमिश्नर और कलेक्टर खुद चेक करेंगे, जहां गड़बड़ मिली वहां मैं एक तरफ से ठीक कर दूंगा, अब शिकायत आई तो फिर खैर नहीं। इस तरीके की बातें शिवराज सिंह चौहान ने कही। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान के ये तीखे तेवर देखने को मिले हैं, अब जनता किस तरीके से वहां पर तमाम चीजों को देख रही है? जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार को अपने गांव जैत दौरे पर पहुंचे और वहां पर जब वह पहुंचे तो वहां के आसपास के गांव के जितने लोग थे और उनके गांव के जो लोग थे वह लोग पानी की समस्या को लेकर उनके पास पहुंचे और आवेदन दे दिए। और जैसे ही मुख्यमंत्री को यह जानकारी हुई कि उनके गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, वह तत्काल पीएचई अधिकारियों को बुलाए और अधिकारियों पर गुस्सा गए मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह बोल दिया कि क्या मुख्यमंत्री हमवाली करेगा नालों की, एक एक टोटी चेक करेगा, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब मुख्यमंत्री ये सब करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर 15 दिन का समय दिया है और बोला है कि मुझे 15 दिन बाद रिपोर्ट करो कि क्या हालत है यहाँ की। उनके द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि नर्मदा का पानी उनके द्वारा इतना पैसा खर्च करके लाया गया, बावजूद इसके आधे गांव में पानी आ रहा है, आधे गांव में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? वह साफ तौर पर बोल दिए हैं कि 15 दिन बाद कमिश्नर और कलेक्टर खुद जाकर चेक करेंगे, जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां पर वह खुद ठीक कर देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पूर्व भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं और ऐसे अपने तेवरों की वजह से जाने भी जाते हैं, जो कि जनता के बीच में काफी चर्चा का विषय बना रहता है। जी, ये जो तेवर है वो तो शिवराज सिंह चौहान ने दिखा दिए हैं, लेकिन क्या लगता है विजय, क्या ये वाकई लोगों की चिंता है या फिर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम जो समीकरण है उनको सुधारने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ये तमाम चीजें करते नजर आ रहे हैं? अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान ने गांव पहुंचे थे जैत और वहां एक मुख्यमंत्री के पास पानी की समस्या आई। ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के लिए बेहद ही निराशाजनक बात है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के गांव में पानी नहीं आ पा रहा है, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। और मुख्यमंत्री का दौरा था उनके गांव में और दौरे के दौरान जब गांव के लोग वहां पर शिकायत किए, तब जाकर मुख्यमंत्री सीधा गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद वह पीएचई विभाग के अधिकारियों पर खूब खरी खोटी सुनाई। उनके द्वारा साफ तौर पर यह बोला गया है कि अगर 15 दिन के अंदर पूरा सही नहीं हुआ तो वह एक एक को सही कर देंगे। सीएम के ये तीखे तेवर पहले भी देखने को मिले हैं, चाहे वह भूमाफियों के खिलाफ हो, सीएम के द्वारा पहले भी ऐसे तेवर दिखाए गए हैं और साफ तौर पर बोला गया है कि भूमाफियों को 100 फीट नीचे गाड़ देंगे अगर कोई भी मध्य प्रदेश में भूमाफिया दिखा। तो कहीं न कहीं सीएम के ये तेवर
चुनावी मुद्दे से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सीएम ठीक है। इससे पूर्व भी ऐसे तेवरों में नजर आ चुके हैं। जी। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।